नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि ये पूरा हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगले हफ्ते किस तरह का एक्शन हम कमोडिटी में देख पाएंगे, क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या फंडामेंटल हैं, क्या टेक्निकल हैं और उसके आधार पर आपके लिए ट्रेड का मौका कहां पर बनेगा, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र राव कोटक सिक्योरिटीज़ के, सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं क्रूड के साथ, क्योंकि ये हफ्ता क्रूड के लिए बड़ा उठापटक वाला हफ्ता रहा और फाइनली जो एक तरफा रैली हमने कच्चे तेल में देखी थी, मार्केट का यू टर्न हुआ और फंडामेंटल कुछ बदले, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने क्रूड मार्केट के ऊपर देखा और पूरे हफ्ते में 6% से ज़्यादा क्रूड के दाम गिर गए। और ऐसा इसलिए हुआ, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और इस हफ्ते ब्रेंट तो 70 के भी नीचे आया, WTI क्रूड 68 के करीब पहुंच गया और MCX पर कच्चा तेल 5000 के करीब पहुंच गया। तो ये गिरावट आखिर आई क्यों? आप ये सोच रहे होंगे कि जब क्रूड का मार्केट लगातार तेजी के मूड में था तो अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण वजह हैं जो जानना समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग क्रूड में दिलचस्पी रखते हैं, ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में आपको याद होगा कि जब कोरोना के मामले हल्के होने लगे, कम होने लगे, तब एक बार डिमांड बढ़ने की बात होने लगी थी। और जब डिमांड बढ़ने की बात होने लगी थी तो इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि ओपेक और गैर ओपेक देशों को उत्पादन तक बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा डिमांड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उसके बाद हालात फिर तेजी से बदल गए और हालात ये बदले कि दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना की चिंता बढ़ने लगी और 135 देशों में डेल्टा वेरिएंट पहुंच चुका है। बहुत सारे देशों में नंबर बहुत तेजी से बढ़े हैं, अमेरिका और चीन। और दुर्भाग्य ये रहा क्रूड मार्केट के लिए कि जो 2 सबसे बड़े कंज्यूमर हैं क्रूड ऑयल के, अमेरिका और चीन, इन दोनों देशों में कोरोना के मामले फिर से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 6 महीने के बाद पहली बार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से 1 लाख के पार चले गए हैं। चीन के आधे हिस्से में कोरोना का अटैक हो चुका है और इसलिए वहां पर सख्ती भी काफी बढ़ गई है। तो लिहाजा डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है और उसका बड़ा निगेटिव इंपैक्ट हमने क्रूड मार्केट के ऊपर देखा है। तो अब सवाल यह है कि अगर डिमांड और घटती है तो क्या क्रूड में और गिरावट बढ़ेगी? क्या क्रूड का मार्केट हम $65 के आसपास भी देख पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और चर्चा की शुरुआत आज हम इसी से करने जा रहे हैं। रविंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि यह हफ्ता क्रूड के लिए गिरावट वाला हफ्ता रहा, 6% से ज्यादा की गिरावट हमने कच्चे तेल में देखी। क्या अगले हफ्ते भी क्रूड की चाल ठंडी रहेगी, क्रूड में गिरावट और बढ़ेगी? क्या आउटलुक है आपका? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से क्रूड में जैसे आपने राइटली बताया कि जो ऑप्टिमिज्म था डिमांड को लेके वो थोड़ा सा कम हो गया है अभी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके वजह से पहले ये माना जाता था कि यूरोप और US में डिमांड अच्छी से सुधरेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है और उसके वजह से प्रेशर बढ़ रही है। और दूसरी तरफ ओपेक देशों ने जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने का फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं पहले जो माना जा रहा था कि सप्लाई अगर बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो देयर विल बी अ बैलेंस, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सप्लाई बढ़ रहा है लेकिन डिमांड में एक फॉल आ रही है। तो मेरे ख्याल से वो प्रेशराइज कर रहा है प्राइसेस को। लेकिन अगर यूएस के स्टॉक्स देखें तो यूएस के स्टॉक्स अभी भी जनवरी 2020 के लोस पर है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर जाएगा मार्केट को। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा भी सेंटिमेंट वायरस को लेके अगर थोड़ा भी सुधरता है तो हम क्रूड में फिर से एक रिबाउंड देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्रूड में कोई ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी का व्यू नहीं लग रहा है मुझे लगता है कि डाउनसाइड $67-66 के आसपास कैप रहेगा WTI क्रूड में, और अपसाइड अगर देखें तो अपसाइड $73-74 के आसपास एक लिमिटेड दायरे में ट्रेड करेगा। तो मेरे हिसाब से 67 से लेके एट द मैक्स एक्सट्रीम $66 और ऊपर के लेवल पे $73-74 का एक रेंज रहेगा इसमें। और डॉलर इंडेक्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डॉलर इंडेक्स में एक फिर से मजबूती आई है, जो यूएस फेड का जो टेपरिंग को लेके फिर से जो ऑप्टिमिज्म बढ़ी है उसकी वजह से हमने एक रिबाउंड देखा है। लेकिन आज का नॉन फार्म पेरोल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डॉलर में गिरावट आती है
तो वो भी क्रूड को सपोर्ट कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड से हम फिर से एक बार बाइंग देख सकते हैं इसमें। इसीलिए हमने अराउंड 5080 5050 के आसपास बाइंग की व्यू दी है। हमें लगता है कि फिर से एक बार 5300 तक आएगा प्राइजेस, वहां पे फिर से एक बार शॉर्ट बन सकती है। तो एमसीएक्स की अगर बात करें तो अराउंड 5000 से लेके 5350 5400 का रेंज बना रहेगा क्रूड में अगले हफ्ते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक रेंज में क्रूड का मार्केट अभी घूमेगा और आपको लगता है कि कुछ तेजी भी शॉर्ट टर्म में आ सकती है। लेकिन जिगर, मैं आपसे जानना चाहता हूं नेक्स्ट वीक के लिए एमसीएक्स पर 5200 के आसपास मार्केट में ट्रेड हो रहा है। आप जरा बताएं कि अगले हफ्ते अगर क्रूड में ट्रेड की प्लानिंग करनी हो नेक्स्ट वीक के लिए, तो क्या बाइंग की स्ट्रेटेजी गिरावट पर बनानी चाहिए या अभी बाइंग करना थोड़ा आपके हिसाब से रिस्की रहेगा? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हफ्ते में हमने अराउंड 7 to 8% का फॉल देख लिया था, तो टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है एंड वी आर सीइंग अराउंड 1.5% रैली इन क्रूड ऑयल एटलीस्ट ड्यूरिंग इंट्राडे टुडे। ईरान और इजराइल के बीच में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन उभर के आया है मार्केट में आज सुबह से, तो सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से शायद यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। मुझे लग रहा है अगले हफ्ते के लिए 5300 क्वाइट पॉसिबल। WTI 72-72.5 यहाँ पे शायद एक प्राइसेस को मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक प्राइसेस जाने चाहिए एंड $68 के आसपास मोटा मोटा यहाँ पर सपोर्ट है। सो आई थिंक ब्रॉड रेंज 68 to 73-74 डॉलर के आसपास ही है, जैसा कि आपने और रविंद्र जी ने यहाँ पे अभी फंडामेंटल्स डिस्कस किए ही है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा बहुत शायद सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। MCX August contract, one can go long around 5200, 5150 is the stop loss and 5300 that's target. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि क्रूड में एक छोटे टारगेट के लिए बाइंग का मौका बन रहा है, और आपने ये बात ठीक कही कि जो अभी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ सकता है, और ये भी एक वजह हो सकती है जिससे क्रूड में आपको और ज्यादा गिरावट ना दिखी हो, उससे भी मार्केट को थोड़ा बहुत गिरावट पर ब्रेक लगा हो, ये भी संभावना बनती हुई दिख रही है। सुनंद, आपसे अगर मैं पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से पूछूं, दो खबरें हैं। एक खबर तो हमने बताया कि डिमांड घटने की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो बात अभी जिगर ने कही कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली बात भी है, तो इन दोनों खबरों के दम पर पोजिशनल स्ट्रेटेजी क्रूड में इस वक्त क्या होनी चाहिए? देखा जाएगा तो पोजिशनल स्ट्रैटेजी बाइंग साइड पर ही रहना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा सा बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी ही रेकमेंड करूंगा। एक खास बात है कि अगले महीने से और ये महीने से ओपेक का जो सप्लाई कट उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी होने वाला है, और नेक्स्ट वीक की बात करूं तो वहां पर फिर से एक ओपेक मीटिंग होने वाला है। तो वी मे सी सम रोलर कोस्टर राइड मूवमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। ओवरऑल फंडामेंटल्स दोनों एनालिस्ट ने कवर कर दिया है, सो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड टू मच ऑन दैट पार्ट, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि 5100 लेवल्स पे एक अच्छा बाइंग लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, और पोजिशनल बेसिस पे 5500 5600 भी जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठ रहा है 4850 4900 के आसपास, which will be a very good strong support, and for a long term basis I'm expecting the prices to go up to 5500 5600। तो वहां तक में तेजी का एक्सपेक्टेशन है मुझे जब क्रूड प्राइसेस की मैं बात करूं। ओके, तो सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, आप वहां पर बाई करके चल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर सामने आप देख पा रहे हैं, डिमांड है, और अगर डिमांड को लेकर हालात बिगड़ते हैं तो लंबे समय में क्रूड मार्केट की तेजी रुकी रहेगी। इसमें इसको लेकर के बिल्कुल तस्वीर यही है कि चूंकि डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहा है तो डिमांड अगर कम हो जाएगी तो फिर आपको उसका इंपैक्ट क्रूड पर दिखेगा ही दिखेगा। चलिए, ये तो बात हो गई क्रूड की। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट आप देखिए कि बहुत लंबे वक्त से एक रेंज में घूम रहा है, और इस हफ्ते भी 47,400 48,400 के बीच रेंज में रहा, और पिछले 5 हफ्ते से गोल्ड का कमोवेश यही रेंज है। पिछले 5 हफ्ते से मार्केट का यही रेंज है। इस साल के ऑलमोस्ट 7 महीने निकलने के बाद आप देखिए कि जो गोल्ड का प्राइस है वो करीब करीब 4.5% घटा ही है। एक साल में 13% घट गया है। तो मतलब गोल्ड का मार्केट बिल्कुल अभी चलने को तैयार दिख नहीं रहा है। तो रविंद्र जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो पिछले 5 हफ्ते से हम एक रेंज बाउंड माहौल गोल्ड का देख पा रहे हैं,
क्या छठे हफ्ते में भी ये कंटिन्यू होगा? क्या नेक्स्ट वीक भी रेंज में ही रहेगा, या अगले हफ्ते रेंज तोड़ने को लेकर कोई ऐसी खबर है जिससे गोल्ड का दायरा टूट सकता है, गोल्ड दायरे से बाहर निकल सकता है? मृत्युंजय, इनफैक्ट आज का ही जो नॉन फार्म पेरोल्स है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस वीक में हमने एडीपी एम्प्लॉयमेंट ने डिसअपॉइंट किया है। बहुत नीचे आया था एडीपी एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स। उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी खराब आया है। सर्विसेज पीएमआई थोड़ा सा बेटर था। बट जो गोल्ड को हमने $1836 तक भी जाते हुए देखा एडीपी एम्प्लॉयमेंट के डेटा के बाद। बट फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, जैसे फेड वाइस चेयर ने भी कहा कि 2022 के आसपास टेपरिंग शायद वो लोग करेंगे, तो वो एक डैम्पनिंग फैक्टर था जिससे कि हमने डॉलर इंडेक्स में एक रिवाइवल देखा, एक रिबाउंड देखा लोअर लेवल से। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर कंसिडर करते हैं तो आई थिंक आज का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है, जिसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पॉजिटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा सा गिरने का एक्सपेक्टेशन है। बट अगर ये डिसअपॉइंट करता है नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आज, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में हम फिर से एक बार 1830 1840 तक का लेवल देख सकते हैं। लेकिन वो जो रेंज है उसे ब्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आज का जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो ट्रिगर है गोल्ड को जो ऊपर का रेंज है वो ब्रेक करने के लिए। और अगर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है, तो फिर मेरे हिसाब से फिर से एक बार गोल्ड 1760 1770 डॉलर्स के आसपास फिर से एक बार फिसल सकता है। तो आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टुडेस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। बट अभी गोल्ड एक सपोर्ट पर है। 1790 का इंटरनेशनल में काफी अच्छा सपोर्ट है। और एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 47,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मैं नॉन फार्म पेरोल्स को साइड मतलब हटा दूं, तो मेरे हिसाब से बाइंग 47,200 के आसपास किया जा सकता है, बिकॉज इट इज एट द सपोर्ट। और ऊपर में मुझे फिर से एक बार 48,000 लगता है। लेकिन अगेन जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है उसे देख के ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर पॉजिटिव आता है फॉर गोल्ड नॉन फार्म पेरोल डेटा, तो मेरे हिसाब से बाइंग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 48,000 48,300। ओके ओके जिगर, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, फंडामेंटल की बात हमने कर ली है, आप जरा बताइए कि टेक्निकली मार्केट अभी गोल्ड का आपको दिख कैसा रहा है, और अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मृत्युंजय, अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड, स्पॉट गोल्ड, लंदन स्पॉट गोल्ड जो है वहाँ 1807 1808 के आसपास 200 दिन की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ देखा है। जैसा कि आपने भी बताया, 1790 1815 भी ये एक रेंज बन चुकी है 1-2 महीने से। सो ये रेंज ब्रेक होना बहुत जरूरी है विद द सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम। सो यस, आज का डेटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आई थिंक लुकिंग एट अदर economic triggers also, or the indicators, dollar index, 10-year bond yield, investment demand भी कम हो रही है। So I think selling pressure मार्केट पे बरकरार रहना चाहिए। My inclination is towards downside। मुझे लग रहा है कि अगर 1790 अगर ब्रेक कर दिया तो पॉसिबल है आने वाले सप्ताह में हम 1760 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लिए आज अगर स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्रिएट करनी है तो वन शुड take a sell call, of course, but after the release of the data post 6 p.m. So I think October contract 47,500 के आसपास रिकॉल कर सकते हैं हम, and 47,700 is a stop loss. 47,000 round figure, that's target for next 2 to 3 days. ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। आपका व्यू गोल्ड पर सुनंद, आपको भी लगता है कि गोल्ड में अभी कुछ गिरावट की संभावना रहेगी, और अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर आता है तो वो लेवल गोल्ड में शॉर्ट करने का होना चाहिए, आपका ये मानना है? देखिए, मेरा भी यही मानना है कि गोल्ड में अभी भी थोड़ा सा सेलिंग साइड पर रहना बेटर रहेगा। और मार्केट का जो ट्रिगर अभी ऑलरेडी दोनों एनालिस्ट से बता दिया। मैं एक और ट्रिगर बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए भी सीपीआई का डेटा आने वाला है यूएस का, विच विल बी ऑल्सो अनदर क्रिटिकल फैक्टर। So if it turns out to be positive, it is also good for the economy as well. So that will also support the US dollar index. So US dollar index के ट्रिगर की वजह से मार्केट में और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकता है। हालांकि कॉमेक्स गोल्ड पे मेरा फर्स्ट टारगेट डाउनसाइड पे 1725 था, बट लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं और एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में डाउनसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट विल ऑल कम डाउन टू फर्दर डाउनसाइड टू ऑलमोस्ट अराउंड 46,900 to 46,600. So that is one of the critical factors. So अगर आज के शाम के कारोबार में सेलिंग करना रहेगा तो 47,700 के आसपास आप सेल कर सकते हो।
48,100 पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 46,900 पे फर्स्ट टारगेट और 46,600 पे आप सेकंड टारगेट लेके चल सकते हो। बात करते हैं चांदी की, और चांदी की बात करें तो चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है और इस हफ्ते चांदी 66,700 और 68,900 के दायरे में रही है और पिछले 3 हफ्ते से इसी दायरे में चांदी का मार्केट घूम रहा है। इस हफ्ते करीब 1.5% तक की गिरावट चांदी में आई है। जुलाई में 2% चांदी के दाम टूटे थे। बताइए रविंद्र जी, क्या चांदी में अभी कमजोरी ही रहेगी या चांदी इस दायरे को तोड़कर बाहर निकलेगा और बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है नेक्स्ट वीक के लिए? मृत्युंजय, चांदी में भी मेरे हिसाब से आज का जो डेटा है वो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो गोल्ड में भी थोड़ी सी वीकनेस है और इंडस्ट्रियल मेटल्स भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि चाइना में जो स्लो डाउन चल रही है, प्लस जो वायरस के केसेस बढ़े हैं, आई थिंक उसके वजह से हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक साइडवेज टू डाउनसाइड मूव देखा है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी अगर लेवल्स देखें तो 65,000 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। 66,000 से चांदी बहुत बार रिवर्स हुआ है, तो 65,000 ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड अपसाइड में आई थिंक 68,500 69,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ही रहेगा 66,000 से लेके 68,500 69,000 का। अगर आज का डेटा डिसअपॉइंट करता है तो हो सकता है कि फॉल आ सकता है टुवर्ड्स 65,500। अदरवाइज मेरे हिसाब से चांदी को 66,000 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। 65,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में हम फिर से एक बार 67,500 से लेके 68,000 तक का लेवल देख सकते हैं, बट डेटा देख के ट्रेड करना ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो आप ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रेंज का मार्केट रहेगा आगे चांदी का। मेटल में आप बताएं जरा जिगर कि बेस मेटल में आपकी टॉप पिक नेक्स्ट वीक के लिए क्या है? मृत्युंजय, बेस मेटल्स में अगर हम बात करें तो टॉप पिक रहेगा कॉपर। यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव है। BHP की चिलियन माइन में शायद स्ट्राइक का कंसर्न यहाँ बढ़ रहा है मार्केट में आगे जाके। तो अगर गवर्नमेंट मीडिएशन फेल होता है जो कल शाम तक पता चलेगा, उसके बाद ही एक बार ट्रेड लेना चाहिए। बट कॉपर मुझे लग रहा है 745 750 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं हमें। सो इवन फॉर इंट्राडे ऑल्सो मृत्युंजय 735 734 के आसपास, अगर 737 इनफैक्ट करंट लेवल पे वन कैन गो लॉन्ग। 734 इज द स्टॉप लॉस एंड 745 इज टारगेट फॉर 1 to 2 सेशंस। ओके, ठीक है, तो ये बात मेटल की। लेकिन अब बात करते हैं एग्री की, और एग्री में सोयाबीन का मार्केट बहुत ही तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और 10,000 के ऊपर सोयाबीन का भाव जा चुका है और महीने भर में 35 से 40% दाम यहां पर बढ़े हैं। साल भर में दोगुना हो गया है भाव। हालांकि आज मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो आप बताएं जरा सुनंद कि क्या अभी और रफ्तार बाकी है सोयाबीन में, या आपको लगता है कि 10,000 का टॉप बन चुका है, अब यहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाना संभव नहीं है? देखिए, अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। हालांकि स्पॉट प्राइस ऑलमोस्ट 10,200 के लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी है कि यहाँ पे कई जगह पे फ्लड के सिचुएशन में भी मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला है। तो उस वजह से मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी जैसा आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक से रोल ओवर चालू हो जाएगा तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट से मेजरली एक्टिव ट्रेडिंग सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में चालू होगा। तो मेजरली जो बाइंग सिनेरियो रहेगा हमें सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में ही देखने को मिल सकता है। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिप करेक्शन, आज के जो बहुत बड़ा फॉल आने के बाद भी एक डिप करेक्शन अराउंड 8,500 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हो। 8,200 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 9,100 तक आप टारगेट रख सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि नया सीजन आने के लिए काफी टाइम है। सितंबर मिड ऑनवर्ड से चालू होगा और अक्टूबर मंथ में ही आएगा। तो क्रॉप कंडीशन कैसा होगा, क्वालिटी ऑफ क्रॉप कैसा होगा, वो अभी का पूरा डिटेल नहीं आए। और दूसरी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा सा अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, जिस वजह से एक और ग्लोबल सप्लाई सिनेरियो का भी काफी चिंता है, जिस वजह से मार्केट का भी अपसाइड मोमेंटम सपोर्ट हो सकता है। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 9,000 के पार करेगा और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो 10,300 तक भी जा सकता है बाय बिफोर द एक्सपायरी। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनंद जी आपका, जिगर जी आपका और रविंद्र जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगले हफ्ते में किस तरह की रणनीति कमोडिटी में बनानी चाहिए।